Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter after the Battle of Plassey and Buxar. What was the situation of Bengal after the Battle of Buxar? Here, with this slide, I would like to explain the chapter. कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स मीन्स जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे क्या है अब नवाब बन गए थे। किस तरीके से मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो जैसे जो नवाब होते थे, एक्चुअल में नवाब एक हिंदी वर्ड है, बट बात जैसे कि यहाँ पे जो रूलर्स थे बंगाल में उनको नवाब बोला जाता था। तो उसी वर्ड को जो है इंग्लिश पर्सन यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स जब यूज़ करते थे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन नवाब्स की हो जाती थी। तो ये वाला वर्ड वो यूज़ करते थे। सो अब आगे है ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब जैसे मतलब नवाब क्या होते थे जनरली, मतलब कि बहुत जो रूलर है उसी को बोला जाता था, और जो बहुत ज़्यादा रिच है जिसके ऑर्डर्स चलते हैं, कमांड कर सकता है जो वो। तो अब जैसे ही प्लासी की बैटल हुई और उसके बाद में बक्सर की बैटल हुई, तो जो है वेस्ट जो बंगाल एरिया है वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और आफ्टर सम टाइम they became the diwan of this area and have some taxes and civil rules which they can perform. सो ये सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस करी थी। सो अब ये है कि अब वो सारे के सारे जितने भी थे, सिर्फ हाई पोस्ट पे जो अपॉइंट थे सिर्फ वही नहीं, बल्कि जितने भी दूसरे थे वो भी बहुत सारे सोचने लग गए थे कि वी आर ऑल्सो a ruler or nababs. So after Battle of Plassey, the company officials began to acquire vast sum of money and gifts from Nawab of Bengal and credit their fortune in India. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जैसे जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 17 जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो 1764 में हुई थी, तो उन्होंने फिर से मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया था। तो लेकिन 1765 में जब उसकी डेथ हो गई तो उन्होंने यहाँ के दीवान बन गए थे ब्रिटिशर्स। और इस टाइम पीरियड में और पहले भी जो ये है जो मीर जाफ़र था वो उनको क्या करता था, बहुत सारे गिफ्ट्स देता था, और गिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा जो पैसे भी देता था, और जो गिफ्ट होते थे वो काफ़ी कॉस्टली होते थे, उनकी बहुत वैल्यू होती थी, गोल्ड या सिल्वर से बने हुए होते थे। सो सब उन्होंने जो है इतने सारे गिफ्ट्स जब मिलेंगे उनको तो वो काफ़ी रिच हो गए थे। और सब लोग जो इंग्लैंड में रहते थे वो काफ़ी, जैसे आज के टाइम पे सब इंग्लैंड या यूएस से जाना चाहते हैं, उस टाइम पे वो लोग इंडिया में आना चाहते थे, बिकॉज उनको पता था कि वहाँ पे कितना पैसा वो कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स। जैसे कि अब एग्जांपल इसमें एक दिया है, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, मेड एन इंडियन फॉर्चून ऑफ 401,102 मीन्स इतने डॉलर्स, जो पाउंड है ये वैल्यू जो है पाउंड्स में है, ठीक है। तो इतने वो मनी वो यहाँ से लेके गया था। सो इसमें मेन चीज़ यही है कि वो बहुत यंग एज में यहाँ पे आया था, लेकिन जब वो यहाँ से 1774 में वापस जाता है अपने कंट्री में, तो उसके ऊपर एक जो है उस पर केस किया जाता है, उस पर डिबेट होते हैं और वो सब। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो यानी कि सभी लोग वहाँ पे अपना फॉर्चून ये सोचते थे कि हाँ अगर हम इंडिया में जाएंगे तो अमीर ही बन के आएंगे। मेन चीज़ ये था। नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मैनी मनी लाइक लाइव, मतलब जितने भी जैसे जो ऑफिशियल्स थे, हालांकि सारे ऑलमोस्ट जो है ग्रीडी थे, वो चाहते थे कि जितना भी पैसा हो वो कलेक्ट कर ले, बट हम ये नहीं बोल सकते सारे के सारे ऐसे हो, ठीक है, ऐसे नहीं थे। मैनी डाइड अर्ली डेथ इन, तो बहुत सारे जो यहाँ पे आए थे तो उनमें से बहुत सारे तो जो आते थे यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती थी। डेथ किस वे में होती थी, क्योंकि जैसे एक तो वहाँ का जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटेन का जो है वहाँ की क्लाइमेट कैसी है और इंडिया की कैसी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर दूसरा यहाँ की उनकी जो हेल्थ है, हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था क्लाइमेटिक
रीजंस थे। फूड जो है उसका भी काफ़ी डिफरेंस था। फिर ये भी था कि यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम टू टाइम जो है वॉर या बैटल्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, वो भी एक रीज़न था। फिर बहुत सारी एपिडेमिक्स होती थी जिनका उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्योर नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं था अवेलेबल, सो वो क्योर नहीं हो पाती थी। सो रीज़न बनता था उनकी डेथ का। सो बहुत सारे तो इसी तरीके से डिजीज़ और वॉर में उनकी डेथ हो जाती थी। नॉट ऑल वर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, और उनमें से सारे के सारे करप्ट भी नहीं थे, क्योंकि उनको ये था कि हाँ जितने भी हमें जो कंपनी हमें दे रही है हमारी जॉब के लिए, जो जो हम यहाँ पे करते हैं, तो वो सफिशेंट है, वो अपना सिंपल वे में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहते थे। सो सारे के सारे मैनी केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड ऑल्सो, और क्योंकि जो इनमें से बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड से आए थे जिनको मतलब एक्चुअल में जो है मोरल वैल्यूज़ का और जो सही और गलत जो होता है, राइट और रॉन्ग का जो है पता होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे। सो नेक्स्ट इज कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी के जो रूल है वो एक्सपेंड हो गए थे किस तरीके से, पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857, यानी कि इस पीरियड में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है कंपनी के लिए। और इस पीरियड में जैसे 1757 में सबसे फर्स्ट जो बैटल थी उन्होंने विन करी थी, वो क्या थी, बैटल ऑफ प्लासी। और 1857 में क्या हुआ था, जो है रिवॉल्यूशन, इंडियन जो रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, एक रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो ये था। उसके बाद जो है तो एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसमें मतलब क्या किया था, पूरे की पूरी जो कंट्री था, ऑलमोस्ट इंडिया का जो इंडिया था, जो उस पर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपना क्या कर दिया था, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था बहुत सारी वेज के थ्रू। और ये जो टाइम पीरियड था 1757 में उन्होंने स्टार्ट किया था और 1857 तक ऑलमोस्ट ये हो गया था completely captured. But company rarely launched the direct military attacks. बट जो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी ने इंडिया पे जो कैप्चर किया, वो उसने जैसे बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ बक्सर था, उस तरीके से कैप्चर नहीं किया था। उसमें बहुत सारी उसने अलग टेक्निक्स के थ्रू अलग पॉलिसीज़ उसने ली थी, जिसमें क्योंकि बैटल अगर करेगी तो उसके पास इतने पहले से ही इतने कम सोल्जर्स हैं जो ब्रिटिशर्स के हैं, तो उसको जो है उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता था। सो उसने क्या करा, दूसरी पॉलिसीज़ को के थ्रू जो है उसने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले क्या था, जो है एग्जाम्पल्स अगर देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज उसने ली, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज ली, डिप्लोमेटिक मेथड्स इन द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, यानी कि जो उसको एनेक्स करना था किसी भी एरिया को, तो उसने बहुत सारी दूसरे वाले पॉलिसीज ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर उसने क्या किया था, बहुत सारे जो आसपास के नवाब थे जो उसके कैप्चर मतलब उसके चीज़ को मानने लगे थे कि दैट यस कंपनी इज़ ऑल्सो पावरफुल। तो फिर उसने क्या किया था, वहाँ पे रेजिडेंट्स को भेजना स्टार्ट कर दिया था। जो रेजिडेंट्स क्या होते थे कि वो एक ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन का जो है एक जो ब्रिटिशर कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक मेंबर होता था। वो क्या करता था, वो जाके उस जो किंग है उसके साथ में रहता था, उसके मतलब कि उस का जो रूलिंग एरिया है उसमें रहता था, और जो भी उसकी जो रूलर के थ्रू जो भी पॉलिसीज़ थी किस तरीके से कर रहा है और क्या उसका बैकग्राउंड है, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें देखता था। और उस पर अगर कोई भी सिंपल वे और उसको गाइड भी करता था, जिस जगह पे उसको ये लगता था कि वो कंपनी के अगेंस्ट जा रहा है तो वो उसको उसके फेवर में लेके आता था। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिडेंट वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था। और कंपनी के जो है वो किंग के जो है रूलर जो था उसके जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको ऑब्जर्व करता था कि किसी भी वे में वो कंपनी के अगेंस्ट ना जाए, और अगर ऐसा होता था तो उसके लिए वो उसको जो है एक्शन लिया जाता था उस पर। सो जैसे कि एक एग्जांपल थे, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, रेजिडेंट्स उन्होंने इंडियन स्टेट्स में लगा दिए थे। कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट्स हु वर्क वॉज टू सर्व द कंपनी, मतलब कि ये कौन था, वो ये था कि जो एक एजेंट के रूप में था, एज अ एजेंट काम करता था।
विद हिज हेल्प द कंपनी इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसके थ्रू इंडियन स्टेट्स के जितने भी मैटर्स थे उनमें इंटरफेयर कर सकते थे। जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, वन बाय वन हम इनका भी डिस्कशन करेंगे। जैसे सब्सिडरी पॉलिसी है जो है, एक तो सब्सिडरी अलायंस है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट एसी है। ये सारी की सारी पॉलिसीज़ है, वन बाय वन इनको भी डिस्कस करेंगे। सो अब अगर हम देखें तो सब्सिडरी जो अलायंस है वो क्या थी। ये रिचर्ड वेलेस्ली ने शुरू करी थी। यहाँ पे वॉज द पर्सन हु इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द कंपनी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इसने ही जो है शुरू किया था, जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया था पॉलिसी को इंडिया में। और इसके बाद जो ये था, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसकी टर्म्स क्या थी। इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंस आर्म फोर्स। यानी कि इसने क्या किया था, जो रूलर्स हैं उनके वहाँ पे रेजिडेंट रहने लग गया था। और उसने क्या किया था कि रूलर्स को बोला था कि जो आप हैं, आप अपने पास में खुद की जो आर्मी है वो नहीं रखेंगे। आप क्या करेंगे, आपके लिए आर्मी हम बनाएंगे। आप सिर्फ जितने भी हम आर्मी रखेंगे उसके लिए आप, मतलब जो उसका आर्मी को जो सैलरी भी देनी होती है, उसकी जितना भी खर्च होता है, एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनके आर्म्स के लिए होते हैं या उनके फूड के लिए, मतलब वो जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा का सारा किसको देना पड़ेगा, वो सारा का सारा उस रूलर को देना पड़ेगा। और इसके बदले में वो क्या करेंगे कि जब भी कोई दूसरा स्टेट या रूलर उस रूलर पे अगर आके अटैक करता है तो इसके लिए कंपनी अपनी वो आर्मी उसको देगी जिसके थ्रू वो लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये था, यानी कि रूलर पैसा देगा और कंपनी जो है आर्मी बनाएगी। अब इसमें क्या था, ये फ़ायदा था कि रूलर जो किंग है, किंग को ये फ़ायदा था कि उसको आर्मी की बनानी नहीं पड़ेगी, वो अपना आराम से रह सकता था। लेकिन उसको नुकसान ये था कि जब उसको बाई चांस अगर उसकी लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ ही होगी, अगेंस्ट में होगी, तो क्या होगा, उसके पास तो आर्मी ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। और दूसरा, वो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो गया था, वो कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा था इसमें। सबसे मेन क्या था कि उनको एक बहुत अच्छी आर्मी मिल रही थी जिसके लिए बहुत सारा मतलब पैसा भी उनको मिल रहा था। एक्सपेंडिचर उनको जो रूलर है वही दे रहा था। तो उनकी बिना फ्री में, बिना कोई एक्सपेंडिचर के फ्री में उनकी जो है एक आर्मी स्टेब्लिश हो गई थी, जिसके थ्रू वो दूसरे स्टेट्स को भी कैप्चर कर सकते थे अगर ज़रूरत पड़े। और साथ ही अगर वो नवाब अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो वो उस आर्मी के थ्रू उसको ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। और रूलर हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, यानी कि रूलर को पे करना पड़ता था। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और वो कंपनी उसको प्रोटेक्ट करती थी। बस कंपनी का इतना ही था कि अगर तुम पे दूसरा जो है कोई बैटल के लिए आएगा या फिर अटैक करता है, देन वी विल प्रोटेक्ट यू। बस इतना ही फ़ायदा था रूलर को। नेक्स्ट इज, अब जो है एक एग्जाम्पल है सब्सिडरी अलाइंसेस में। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक पेमेंट दैन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन एज पेनल्टी। अब जैसे हर टाइम तो रूलर के पास इतना रिवेन्यू कलेक्शन होता नहीं था। बहुत सारे ड्रॉट या फिर दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता था, कई बार वो पे नहीं कर पाते थे जो है ब्रिटिशर्स को। तो उसमें क्या होता था, तो कुछ एरिया को वो कैप्चर कर